नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर आपके साथ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 12th में, तो आप लोग ये सीख गए कि क्लास 12th में जब ऑर्गेनिक पे काम करते हैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आप इस तरह से काम करें कि क्वेश्चंस आपकी समझ में आए, आपको ये समझ में आए कि एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आपका स्कूल एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है, चाहे वो आपका कंपटीशन एग्जामिनेशन है, वो आपको मतलब क्लियरली, तो जब आप अपनी सिलेबस के टच में रहते हैं तो बेहतर रिजल्ट दे पाते हैं। तो दोस्तों, दो टॉपिक्स पे काम करेंगे। एक हमने पिछले टर्म पे आपके साथ में थोड़ा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पे काम किया था। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्योंकि लगातार इसमें लगेगी, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि डेक्स्ट्रो किसे कहते हैं और लीबो किसे कहते हैं। तो आपको आज बताते हैं कि किसी कंपाउंड को कैसे उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से। तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे फिशर प्रोजेक्शन कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों इसे? फिशर प्रोजेक्शन। ये 2D रिप्रेजेंटेशन होता है, 2 डायमेंशनल। दोस्तों फिर मैं आपको कहूंगा कि मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं पढ़ा रहा हूँ, याद रखिए, मैं क्लास 12th में इसका इस्तेमाल करना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ मैं फिशर नहीं पढ़ा रहा। फिशर पे भी आप चाहो तो दो घंटे क्लास लगा सकते हो। तो हमारा मेन पर्पज है कि हम अपने क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएँ। हम किसी भी लेवल के आईटी क्वेश्चन को ठोक दें, किसी भी लेवल के नीट को ठोक दें, वो सब कॉन्फिडेंस से पॉसिबल होता है। जब आप पे कॉन्फिडेंस होता है तब आप कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिशर प्रोजेक्शन कम पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाऊंगा। जितना रिक्वायर है, जितना ज़रूरत है, उससे 2 स्टेप आगे ही पढ़ाऊंगा, कम नहीं पढ़ाऊंगा। बहुत आसान है, 5 मिनट 10 मिनट में मैं पढ़ा दूंगा आपको। चाहे तो आप 2 घंटे 5 घंटे लगे रहिए, तब भी नहीं समझ में आएगा। फिशर प्रोजेक्शन 2D रिप्रेजेंटेशन है, 2 डायमेंशनल होता है। और इसमें किसी कार्बन को हम एक क्रॉस बना के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये जो सेंट्रल वाला पॉइंट है, ये कार्बन है। तो आप देख रहे हैं इसमें 4 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 1, 2, आपने कहा 2 आपने वहां क्यों ले, चलिए आप ऐसे लेते हैं 2, 3, 4, जैसे चाहो ऐसे ले लो, क्या फर्क पड़ता है। बल्कि इनको ABCD मार्क कर लेते हैं, क्योंकि बाद में कल को कभी आपको R&S पढ़ाएंगे तो आप 1, 2, 3, 4 वहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा। तो आपने कहा ये तो फिक्स होता है, नहीं ऐसा नहीं, ABCD मान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पॉइंट A और C हैं, A एंड C, ये जो है ये वर्टिकल लाइन पे होते हैं। पॉइंट ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन समझते हैं आप लोग? जो ये मूव अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कौन है? आप लोग हैं। जो भी उस टेट्राहेड्रल कार्बन को देख रहा होता है उससे दूर जाते हैं। इससे क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं, बस इतना याद रखिए। पॉइंट C एंड B एंड D, ये दोनों जो पॉइंट है, लाई कहाँ लाई करते हैं? लाई ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। तो मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव करते हैं। मूव टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की तरफ मूव करते हैं। 1 सेकंड जरा मुझे समय दीजिए, मैं आपको टेट्राहेड्रल कार्बन दिखाता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये एक टेट्राहेड्रल कार्बन है जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे, टेट्राहेड्रल कार्बन। तो इसमें 2 पॉइंट कभी भी आप कैसे भी रखेंगे तो ये 2 पॉइंट आपकी तरफ आ रहे हैं। आप इसे घुमा लीजिए, अब ये 2 पॉइंट आपकी तरफ आ रहे हैं, 2 आपसे दूर जा रहे हैं। कैसे भी रख लीजिए, 2 आपकी तरफ आएंगे, 2 आपसे दूर जाएंगे। चारों पॉइंट एक जैसे होते हैं,
पॉइंट। मीथेन का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, टेट्राहेड्रॉन होता है, 1 2 3 4 4 पॉइंट, बीच में कार्बन मान लीजिए, तो चारों पॉइंट एक दूसरे एक जैसे होते हैं, और ये दो हमारी तरफ आते हैं। हम लेट आई एम द ऑब्जर्वर, तो दो मेरी तरफ आएंगे, दो मुझसे दूर जाएंगे। लेट आप ऑब्जर्वर हैं, तो ये दो देखिए आपकी तरफ आ रहे हैं और दो मेरी तरफ आ रहे हैं। तो इस तरह से होता है। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, भी तो एक फिशर समझाने के लिए है आपके साथ में। मूव टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, इतनी सी बात फिशर पे याद रखनी है आपको, और कुछ नहीं याद करना। 4 पॉइंट्स होते हैं। अब मान लो लैक्टिक एसिड है हमारे पास में, पिछले टर्म पे लैक्टिक एसिड बताया था आपको। एक कार्बन पे एक COOH होता है, एक OH होता है, एक H होता है, एक CH3 होता है। तो इसका अगर मैं फिशर बनाना चाहूँ, कैसे बनाऊँ? जहाँ मन करे वो लगा दो। एक होता है कि भाई हम रूल्स के हिसाब से फिशर बनाए, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा यहाँ पे काम केवल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को समझना है। ये हमारा फिशर बन गया। अब पढ़ाना क्यों जब पढ़ रहा है आपको, फिशर क्यों पढ़ाना पड़ रहा है आपको, वो ये बताते हैं आपको क्यों पढ़ा रहे हैं हम फिशर यहाँ पे। कि लेट हमारे पास में ये ऑक्जेलिक एसिड जो वो सॉरी लैक्टिक एसिड जो भी आप पढ़ रहे थे, तो इसकी मिरर इमेज बनानी है आपको। तो वर्टिकल लाइन को तो ऐसे रखिए, जैसा है ऐसा रख दीजिए। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसे हम उल्टा कर देते हैं। लेकिन इसकी मिरर इमेज को आप ऐसे भी बना सकते हैं कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन को तो ऐसे रख दीजिए, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन को तो आप ऐसे रख दीजिए। OH राइट में था तो राइट में, H लेफ्ट, और इसको आप अगर उल्टा कर दें तो भी ये इसकी मिरर इमेज बन जाती है। देखने में नहीं लगेगा, आपने कहा ऐसे किसी कोई मिरर पे देखे अब सिर की जगह पैर नजर आ रहा है, नहीं, फिशर में। फिशर बनाते समय आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर किसी ने इसको सेम रखा है और इसको भी उल्टा कर दिया है तो भी मिरर इमेज बना। अगर उसने दोनों ही उल्टे कर दिए, इसको भी उल्टा कर दिया, OH इधर H इधर, और इसको भी उल्टा कर दिया, अब देखें CH3 नीचे था ऊपर ले आया, COOH ऊपर था नीचे ले आया, इनको भी उल्टा कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर है A और ये सेम है दोनों। तो फिशर में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर किसी ने क्या किया है, इसको खाली उल्टा किया है, ये सेम रखा है, तो वो उसकी मिरर इमेज है। अगर उसने इसको उल्टा किया है, ये सेम रखा है, तो वो उसकी मिरर इमेज है। और उसने चारों को मतलब दोनों को, वर्टिकल लाइन को भी उल्टा कर दिया, हॉरिजॉन्टल लाइन को भी उल्टा, तो वो सेम हो जाता है। इतनी सी बात है और कोई बड़ी बात नहीं। अब देखिए इसका इस्तेमाल करना सिखाते हैं आपको, कैसे इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान। अभी हम टॉपिक पढ़ा नहीं रहे आपको, आगे जाके इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको। लेट ये हमारे पास में 2 क्लोरोब्यूटेन है, 1 2 क्लोरोब्यूटेन। अब देख रहे हैं ये कार्बन जो है कायरल कार्बन है, क्योंकि आपको बताया था चारों ग्रुप अलग अलग है। पिछली क्लिप में आपको, क्लिप नंबर 3 में आपको बता दिया था। अब मान लो मैं इस पे एक न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन कराऊं, पहली बार आप न्यूक्लियोफाइल से मुलाकात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद में न्यूक्लियोफाइल ही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, पूरी क्लिप न्यूक्लियोफाइल पे पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करिए। तो दो बातें हो सकती हैं, ये न्यूक्लियोफाइल आके Cl को रिप्लेस करेगा। एक तो बात ऐसी हो सकती है कि Cl हट गया, उसकी जगह न्यूक्लियोफाइल लग गया। ऐसे भी हो सकता है वही उसी रिएक्शन कि ये उल्टा आके लगा, लगना था यहाँ Cl की जगह, लगा तो Cl की जगह, लेकिन ये यहाँ से उल्टा हो गया, न्यूक्लियोफाइल इस साइड में, H इधर आ गया। आप देखिए ऊपर वाले को मैंने सेम रखा है, तो ये उल्टा लगा है। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम इन्वर्टेड प्रोडक्ट कहते हैं।
और ऐसे प्रोडक्ट को हम रिटेंशन कहते हैं। रिटेंशन माने जैसा था ऐसा बन गया, और जब हम उल्टा बनाते हैं तो इन्वर्टेड। जरा बताना मुझे, इस पे मैंने न्यूक्लियोफाइल मारा और ये बन गया, मान लो, बताइए इन्वर्टेड है या रिटेंशन है? यस, ठीक बोला आपने, ये रिटेंशन है, क्योंकि ये हमने उल्टा किया। नो डाउट Cl राइट साइड में था, न्यूक्लियोफाइल इधर लगाया, लेकिन हमने ये भी तो उल्टा कर दिया, तो दिस इज द रिटेंशन। बस इतनी सी बात। हम कहाँ पहुंच गए? बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। ऐसे ही आपको किसी दिन बैज एंड डैश बताएंगे, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें आपके साथ में। एक और टॉपिक आपको बता रहे हैं आज की क्लास का, एक छोटा सा एक और टॉपिक। एक टर्म होता है कार्बोकैटायन, आपने नाम सुना होगा कार्बोकैटायन। एक कार्बन जिसमें 3 बॉन्ड है और एक प्लस चार्ज, इसे हम नॉर्मली कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। कार्बोकैटायन या कार्बोनियम, ईएम माने पॉजिटिव आ जाता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन। दोस्तों ये इंटरमीडिएट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरमीडिएट नहीं पढ़ेंगे आप। सबसे ज़्यादा जो फेमस इंटरमीडिएट होता है वो कार्बोकैटायन होता है। ये इंटरमीडिएट होते हैं, और इंटरमीडिएट की कभी भी रिएक्टिविटी नहीं देखते। आपने क्या मतलब बताते? एक रिएक्शन हो रही है, दिस इज द रिएक्टेंट, और वो पहले कन्वर्ट हुआ इंटरमीडिएट में, और वो फिर कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। ये एक रिएक्शन है, मान लो। तो इस रिएक्शन से हमारा कोई नाता नहीं है, इस वाली रिएक्शन से कोई नाता नहीं है इससे। हमारा नाता इस रिएक्शन से। जितना इस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, उतना ओवरऑल रिएक्शन क्या है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ओवरऑल ये है, आप दिल्ली से मुंबई गए, ये ओवरऑल रिएक्शन है, दिल्ली से मुंबई। लेकिन पता पड़ा आपने क्या किया, दिल्ली से आप मुंबई जाते समय आप 2 बार में गए, कि पहले आप दिल्ली से आपने एक ट्रेन पकड़ के आप पटना गए, और पटना से आप मुंबई गए, लेकिन आप गए कहाँ थे? मुंबई गए थे। तो पटना तो एक बीच में एक स्टॉप बना था आपका। ऐसे ही रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट टू प्रोडक्ट। शायद ये मैंने एग्जाम्पल जो लिया था ये बहुत ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल नहीं था, क्योंकि पटना भी एक सिटी है अपने आप में। इंटरमीडिएट कभी भी क्या नहीं होते? आइसोलेट नहीं होते, वो फॉर ए निक ऑफ सेकेंड बनते हैं, बहुत बहुत छोटे समय के लिए बनते हैं, और फिर तो कभी भी हम ये वाली रिएक्शन को कंसीडर नहीं करते, इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी नहीं देखते, हमेशा रिएक्टेंट टू इंटरमीडिएट ये देखते हैं। इस रिएक्शन का रेट जितना ज़्यादा, उतनी ओवरऑल रिएक्शन का रेट ज़्यादा। तो किसी भी इंटरमीडिएट की, कभी भी कोई भी इंटरमीडिएट बनेगा तो उसकी कभी रिएक्टिविटी नहीं देखते, हमेशा उसकी, तो इंटरमीडिएट की हमेशा स्टेबिलिटी देखी जाती है। greater the stability of intermediate, इंटरमीडिएट की जितनी स्टेबिलिटी ज़्यादा, फास्टर द
ये रिएक्शन, क्योंकि ये स्टेबल है तो ये रिएक्शन बहुत तेज होगी, फास्टर द दिस रिएक्शन, हेंस फास्टर द ओवरऑल रिएक्शन, उतनी ओवरऑल रिएक्शन, क्योंकि जितनी ये रिएक्शन तेज होगी उतनी आगे वाली, मतलब हमें पूरी रिएक्शन को देखना है, उतना ही ओवरऑल। आपने कहा जब ये स्टेबल होगा तो ये तो आगे नहीं चलेगा, यही गलत हो गया। आप इंटरमीडिएट की कभी रिएक्टिविटी नहीं देखेंगे, इंटरमीडिएट से प्रोडक्ट बनना तो लाजिम है, ये तो बनेगा ही, इसे कोई नहीं रोक सकता, ये तो होना ही है। लेकिन ये जितना स्टेबल होगा उतनी इस रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर द, एक ओवरऑल एक सेंटेंस हमारे पास में, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया है, ऑफ इंटरमीडिएट, जितनी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा, फास्टर द ओवरऑल रिएक्शन, उतनी ओवरऑल रिएक्शन तेज। तो हम पढ़ रहे थे कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में कार्बन पे एक प्लस चार्ज, ये बेचारा बड़ा दुखी है, बहुत दुखी है। क्यों दुखी है भाई ये? इसे पूछो भाई क्यों दुखी है तू? इस पे कैमरा बोले कि चले गए, माइक लेके चले गए, इसका इंटरव्यू लिया, भाई क्यों दुखी है, इतना दुखी क्यों है, क्यों तेरी आंखों से टप टप आंसू टपक रहे? जब आपने इससे पूछा क्यों दुखी है, भाई साहब ये पत्थर लेके आपकी तरफ भागा, कहला भाग जाए ऐसे निकम्मे, दिख नहीं रहा तुझे मुझ पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है। आयन कभी स्टेबलाइज नहीं करता, मैं आयन हूं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूं, मुझे इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इसके जो साथ में 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, ये वाले यहां पे जो, अगर ये इसकी मदद करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका कुछ मदद हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी कुछ बढ़ जाएगी। तो 2 तरह के ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, क्योंकि वो उसे इलेक्ट्रॉन देंगे, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से तो दुखी था। इनफैक्ट अगर कहीं किसी कंपाउंड पे प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमेशा उस कंपाउंड को स्टेबलाइज बनाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी, वो इसकी स्टेबिलिटी को घटाएंगे। कार्बोकैटायन, इतनी सी बात आज कार्बोकैटायन के साथ में आपको शेयर करनी थी। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बोकैटायन के दुख को महसूस करें, उसे दुखी है बेचारा। जैसे एक आदमी है, उसका पर्स खो गया, उस पर पैसे खत्म हो गए, अब उसका मित्र उसको इलेक्ट्रॉन दे, उसे पैसे दे, सर्टेनली उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, कहेगा थैंक यू वेरी मच। और मान लो कोई उससे मांगने आ जाए, एक तो उसके पैसे खो गए, ऊपर से कोई कहे कि नहीं दे अभी मुझे पैसे दे, उससे कोई पैसे छीने, अरे तो पैसे खो गए, तो उसकी स्टेबिलिटी और घट जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप उसकी स्टेबिलिटी। अगर ये कार्बन आयन होता, कार्बन आयन नॉर्मली नहीं आएंगे, अभी बहुत दिन बाद आएंगे, कार्बन आयन होता तो उल्टा होता, उस पर नेगेटिव चार्ज है। आपने कहा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो अच्छी बात है, नहीं, ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, उस पर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो अब उन्हें कोई इलेक्ट्रॉन दे, अरे भाई उसकी स्टेबिलिटी घट जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको कम से कम कार्बोकैटायन समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो इस क्लिप को दोबारा देखिए, फिर समझिए, छोटी छोटी चीज़ें। अगले क्लिप में फिर कार्बोकैटायन को इसी को रिवाइज कराएंगे और इससे एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी ऑप्टिकल एक्टिविटी पे थोड़ा थोड़ा आगे जाए। अब सिलेबस पे आ जाते हैं। जो पढ़ रहे थे, आपको याद हो हम पढ़ रहे थे कि बेंजीन से अगर हमें क्लोरोबेंजीन बनाना है, एक ही तरीका है साहब, Cl2 FeCl3 या Cl2AlCl3। अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Br2 आयरन या Br2 FeBr3।
अगर मुझे आइडोबेंजीन बनाना है तो आयोडीन के साथ में एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों लगाते हैं वो आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें अगर कोई ग्रुप लगाओ तो ऑर्थो पैरा मेटा कैसे करते हैं। एक दूसरा मेथड आपके साथ में बात कर रहे थे कि ये सा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, इस पे अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड डाल दूं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्यूप्रस ब्रोमाइड डाल दूं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं उस पे NaI या KI डाल दूं तो आइडोबेंजीन बन जाएगा। और अगर मैं कॉपर के साथ में ही HCl ले लूं तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कॉपर के साथ HBr ले लूं तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। इन दोनों को कहते हैं गेटरमैन सेंड मेयर रिएक्शन। याद आता होगा आपको, इन दोनों को इस रिएक्शन को कहा जाता है सेंड मेयर। आपके स्कूल में आएगा राइट ए नोट ऑन सेंड मेयर। और इन दोनों रिएक्शंस को कहा जाता है गेटरमैन रिएक्शन। और आपसे कहा था कि अगले टर्म पे आपको पढ़ाएंगे कि बेंजीन डाइजोनियम पे हम और काम क्या करते हैं, ये बात आपसे कही थी। इसी को बात, वैसे तो एल्काइल हैलाइड एराइलाइड वाली बात हो गई, फिर भी हमारा टॉपिक का नाम है, ये दोबारा पढ़ेंगे जब एनिलीन पढ़ेंगे तो बढ़ाएंगे आपको, अमीन पढ़ाएंगे। तो बेंजीन डाइएजोनियम ऑर्गेनिक दोस्तों घूम के चलती है। और आपको बताया था ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन से होती है। ये एनिलीन हमारे पास में, इस पे हम NaNO2 के साथ में HCl डाल देते हैं लो टेम्परेचर पे, तो फौरन से ये डाइजोनियम बन जाता है। इसे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। NaNO2 HCl लो टेम्परेचर पे ले लेते हैं। अब कंपटीशन वाला क्या करेगा, स्कूल वाला क्या करेगा, अब इसमें NaNO2 HCl मारेगा। तो डाइजोनियम इसी का बनेगा, केवल इसका डाइजोनियम नहीं बनेगा। आपको 11th में आगे सिखाएंगे उसमें कि जब हम किसी प्राइमरी अमीन पर, ये प्राइमरी अमीन होता है, पे ये NaNO2 HCl डालते हैं तो ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। ये आगे जाके रिएक्शन आएगी। तो अभी आपको याद रखना चाहिए जो बेंजीन से जुड़ा NH2 होता है केवल उसका डाइजोनियम बनता है। ये खूब कंपटीशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, खूब उससे वो आपसे पूछ लेगा कि साहब कौन डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन देगा, क्या ये देगा? आपने कहा नहीं देगा साहब, यहां तो एन बेंजीन से जुड़ा हुआ है लेकिन ये सेकेंडरी अमीन है, क्या ये देगा? आपने कहा नहीं देगा साहब, ये देगा। क्या ये देगा? आपने कहा नो, ये एरोमेटिक अमीन नहीं है, बेंजीन से NH2 जुड़ा होता है तब डाइजोनियम रिएक्शन होती है। आपकी समझ में आ गया होगा मैं क्या पढ़ाने चाह रहा हूं। अब डाइजोनियम पे बात करते हैं। डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम जो बनाया था हमने, उसमें दो तरह की रिएक्शन होती है डाइजोनियम पे। एक होती है रिप्लेसमेंट, जिसमें जो डाइजोनियम ग्रुप है इसकी जगह कोई दूसरा ग्रुप आ जाता है। और एक होती है कपलिंग, जिसमें जुड़ता है, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ेंगे। तो ये कपलिंग तो हम अमीन्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम रिप्लेसमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन पूरे डाइजोनियम पे कर रहे हैं। ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट,
और इस डाइजोनियम सॉल्ट पे, डाइजोनियम क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, कुछ भी हो सकता है, जो आपका मन करे वो ले लें। आप जानते हैं इस पे अगर मैं क्यूप्रस क्लोराइड की रिएक्शन करा दूँ, Cu2Cl2, तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगी। इस रिएक्शन में ये जो क्यूप्रस है Cu+, पहले ऑक्सीडाइज होता है Cu+2 और फिर रिड्यूस हो जाता है दोबारा से Cu+। रिएक्शन की मैकेनिज्म, वैसे कोई खास मैकेनिज्म नहीं है इसमें। अगर मैं इसमें क्यूप्रस ब्रोमाइड से रिएक्शन करा दूं, इसमें भी ऐसा होता है। आपको बताना नहीं है स्कूल एग्जामिनेशन में या कहीं भी, आप तक कंपटीशन में भी नहीं पूछा गया, तो याद रखिए। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। तो आपसे कोई कहे राइट ए नोट ऑन सेंडमेयर रिएक्शन, तो आप कर सकते हैं इसको। आपसे कोई कहे कन्वर्ट कीजिए एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, तो आप कर सकते हैं, आपको सिखाया था। आपसे कहे, मैं इसे अभी यहाँ रखता हूँ, आपसे कहा कन्वर्जन, उसने कन्वर्ट एनिलीन इनटू क्लोरोबेंजीन, पहले चैप्टर में ही आपसे कह सकता है वो जी। तो आपने क्या करा, एनिलीन लिया। ऑर्गेनिक दोस्तों घूम के चलती है, ये आपका टीचर डिसाइड करता है कि उसको कौन सी चीज़ें आपको पहले पढ़ानी है। तो ये डाइजोनियम बन जाएगा, लो टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है। और अब आपने इस पे क्यूप्रस क्लोराइड डाल दिया, क्लोरोबेंजीन। ऐसी कोई आपको दे सकता है एनिलीन इनटू ब्रोमोबेंजीन, बहुत आसान कन्वर्जन होते हैं। और यही आपकी नेम रिएक्शन होगी, सेंडमेयर। ऐसे ही आपको अब तो रट गया होगा आपको ये सब, पिछले टर्म पे ही पढ़ा था आपने, इसमें भी आप पढ़ रहे हैं। अगर उसने कहा आपसे कॉपर के साथ में HCl ले लें, तो भी क्लोरोबेंजीन बन जाता है। और कॉपर के साथ में HBr ले लें, तो भी तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता है। और इस रिएक्शन को कहते हैं गेटरमैन रिएक्शन। और अगर मैं NaI डाल दूं इसके ऊपर, तो आइडोबेंजीन। ऐसे ही दोस्त आप अपने चार्ट बनाएंगे, अपने घर पे लेके उसे दीवार पे चिपका लेंगे। आपके घर वालों को भी एहसास रहे, आपको भी रहे कि यस मेहनत हो रही भाई, धीरे धीरे। हम अभी आधा घंटे की 3 क्लास पढ़ के चौथी पढ़ रहे हैं। और हमें लग रहा है अंदर से कि हम ऑर्गेनिक जानते हैं भाई। हाँ जी सर। अगर हम क्या करें इसमें, HbF4 से रिएक्शन करा दें, दिस इज कॉल्ड ए फ्लोरोबोरिक एसिड, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो Cl- की जगह ये आ जाएगा। इस कंपाउंड में एक खास बात क्या है कि ये कंपाउंड आइसोलेट किया जा सकता है, कैन बी आइसोलेटेड। इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, थोड़ा स्टेबल होता है। और अब अगर इस पे हम क्या डाल दें, इसको खाली हीट कर दें, तो नाइट्रोजन भाग जाएगी, BF3 भाग जाएगा, और हमारा एकमात्र तरीका फ्लोरोबेंजीन बनाने का। और अगर मैं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, NaNO2 और कॉपर के साथ में हीट कर दूं, तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगी। वेरी फेमस। आपसे कोई कहे एनिलीन इनटू नाइट्रोबेंजीन, बहुत मुश्किल है साहब, आपको एक ही मेथड है, वेरी डिफिकल्ट। आपसे कोई कहे एनिलीन इनटू फ्लोरोबेंजीन, आप बता ठीक है, मैं समझ गया आप कौन सा कन्वर्जन कह रहे हैं मुझसे।
इसमें कौन सी बड़ी बात है? दिस इज द एनिलीन। इससे पहले डाइजोनियम बना लेता हूँ। कन्वर्जन कुछ इस तरह से होता है जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको अपने चाचा जी के घर जाना है, आपको मालूम है, और इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले वहां जाऊंगा, वहां से वहां चला जाऊंगा। आपको अपने स्कूल जाना है घर से, आपने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है? पहले मैंने ऑटो पकड़ा, मान लो किस दिन आप वैसे जा रहे हैं, बस से नहीं जा रहे, अब ये मैंने पहले ऑटो पकड़ा, ऑटो से मैं वहां गया, वहां से वहां चला गया। कई बार 3 स्टेप में भी हो सकती है, आगे बढ़ सकते हैं, देखेंगे धीरे धीरे। अब इसमें लो साहब 3 स्टेप किए भी, HbF4 डाल दिया, N2 + BF4 माइनस बन गया, और अब आपने इसे हीट किया। आप एक ही स्टेप में हीट कर सकते थे, आप डायरेक्ट लिख सकते थे HbF4 हीट टू फ्लोर। और बेहतरीन क्वालिटी कन्वर्जन होता है एनिलीन इनटू नाइट्रोबेंजीन। पहले आपने एनिलीन लिया, इसकी मुलाकात आपने कराई NaNO2HCl से, डाइजोनियम बन गया। अब आपने इस पे HbF4 डाल दिया, N2 + BF4 माइनस, और अब आपने इसे NaNO2 और कॉपर के साथ में हीट किया, तो आपका नाइट्रोबेंजीन बन के तैयार। बेहतरीन क्वालिटी का कन्वर्जन, बहुत तगड़ा कन्वर्जन। ये जो रिएक्शन हुई थी ये वाली, इस पूरे HbF4 वाली, इस पूरी रिएक्शन को हम बाल्ज-सिमन रिएक्शन कहते हैं। बाल्ज-सिमन्स रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन, बहुत फेमस, नीट पे तो बहुत बार आती है एग्जामिनेशन। फ्लोरोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन आप कैसे बनाएंगे, बाल्ज-सिमन रिएक्शन। दोस्तों 3 नेम रिएक्शन आ गई डाइजोनियम के अंदर, इनफैक्ट 4 आ गई। एक तो डाइएजोटाइजेशन खुद एक नेम रिएक्शन है। हम टोटल नेम रिएक्शन कितनी पढ़ चुके हैं पता है? अभी 4th क्लास के अंदर, 4th क्लास तक आते आते हम कितनी पढ़ चुके हैं? एक हमने पढ़ा था मार्कोनिकॉफ एडिशन, दूसरा हमने पढ़ा था, आपको याद हो, पेरोक्साइड इफेक्ट, क्राच इफेक्ट जो था। तीसरा हमने पढ़ा था सेटजेफ रूल, कैसे वो बनता है, एल्कीन बनता है। चौथा, फोर्थ हमने पढ़ा था फिंकलस्टीन रिएक्शन, हैलाइड एक्सचेंज, स्वार्ट्स रिएक्शन। बोर्ड्स पे थोड़ा काम कर लिया था। ये क्लिप नंबर 2 है, 2 में हमने बहुत सारी आ गए थे। आज हमने क्या पढ़ा, कल में और आज में दोनों में डाइएजोटाइजेशन हम जानेंगे, सैंडमेयर हम जानेंगे, गेटरमैन, बाल्ज-सिमन, ऑप्टिकल आइसोमेरिन की स्टार्टिंग हो गई। हम समझ गए कायरल कार्बन किसे कहते हैं। फिशर बनाना थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू हो गया है हमारा। कार्बोकटाइन पे थोड़ा समझने लगे कि कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है भाई, पॉजिटिव चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन की कमी है बेचारे पर। ऑर्गेनिक चल पड़ी है जी साहब, आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ में। तो डाइजोनियम पे हम बात कर रहे थे। डाइजोनियम बहुत बड़ा कंपाउंड होता है अपने आप में जी, कई बार पढ़ेंगे डाइजोनियम हम। डाइजोनियम पे हम क्या काम कर रहे थे, अभी आपने देखा कि हमने इस पे क्या डाल दिया, डाइजोनियम पे क्यूप्रस क्लोराइड। आपने कहा मित्तल सर बोर हो गए क्यूप्रस क्लोराइड डाल डाल के, कोई बात नहीं बेटा, नहीं दे। फिर हमने डाला क्यूप्रस ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन, सेंडमेयर। अब तो आपके पेन को भी याद हो गया कि ये सेंडमेयर रिएक्शन है, कॉपर के साथ HCl। एक शर्त है दोस्तों, आप
पेन चलाते हुए पढ़ें। ये आपको माननी चाहिए टीचर की बात। जब मुझे 10 बार लिखते में समस्या नहीं हो रही, आपको कैसे हो सकती है साहब? और अभी अभी आपने पढ़ा कि बाल्ड-सिमन रिएक्शन कैसे चलती है। HbF4 से मुलाकात कराते थे तो एक कंपैरेटिवली स्टेबल कंपाउंड बनता है। ऐसे पूछेगा किसको आइसोलेट किया जा सके, इसको आइसोलेट कर सकते हैं। अगर इसको हीट कर देंगे तो ये आपकी ये गेटरमैन थी, तो ये आपकी फ्लोरोबेंजीन। कैसे कन्वर्जन करते हैं वो आप धीरे धीरे सीख रहे हैं। और अगर आप इसे NaNO2 और कॉपर के साथ में हीट करेंगे और दिस रिएक्शन वाज बाल्ड-सिमन रिएक्शन। दोस्तों ये वैसे आगे जाके अमीन वाले चैप्टर में आएगा, ये टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, फिर भी ज़रूरत पड़ती रहेगी। ये आपका टीचर डिसाइड करेगा कि आपको पहले क्या। अगर मैं वाटर डाल दूं इसके अंदर, पानी डाल दूं, तो ये फिनॉल बन जाएगा। डाइजोनियम क्लोराइड से फिनॉल। अभी बहुत ज़्यादा दूर नहीं, 10वीं 12वीं क्लिप में हम फिनॉल पे पहुंच जाएंगे। तो फिनॉल की वन ऑफ द प्रिपरेशन इज फ्रॉम डाइजोनियम। आप 5 प्रिपरेशन फिनॉल की पढ़ाएंगे आपको। फिनॉल मतलब 5, दुनिया जानती है इस बात को, मित्तल सर के सारे स्टूडेंट। फिनॉल 5, और एक आपको आज ही याद हो गई, डाइजोनियम से फिनॉल, वाटर के साथ में हल्का सा हीट कर दीजिए, फिनॉल बन के तैयार। डाइजोनियम किससे बनाया था? एनिलीन से। कितना आसान। आगे बढ़ते, अगर इसको H3PO2 से रिड्यूस करा दें, या एल्कोहल भी ले सकते हैं इसमें, आजकल कंपटीशन में एल्कोहल बहुत पूछा जाता है, तो ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो H3PO2 है इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और जो एल्कोहल है उसका भी ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड में हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगर KCN डाल दें CuCN के साथ, तो इस पे CN आ जाएगा, साइनोबेंजीन या बेंजोनाइट्राइल। साइनोबेंजीन दुनिया जानती है, आप इसे हमेशा बेंजोनाइट्राइल के नाम से याद रखें, बेंजोनाइट्राइल। और साहब साइनाइड पे अभी 1-2 क्लिप के बाद में मैं आपको साइनाइड पे पढ़ाऊंगा 10 मिनट। आपको साइनाइड वाले टॉपिक से मोहब्बत हो जाएगी, इतना बढ़िया काम आएगा आपको। असेंडिंग सीरीज का सरताज होता है, ये बनाने के बाद में आप बहुत सारी चीज़ बना पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ऑर्गेनिक में मज़ा ले रहे होंगे, आपको आनंद आ रहा होगा। इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे, देखते रहिए मित्तल सर को। थैंक यू वेरी मच।